तरह की कंडीशन आते हैं। एक तो किसी को कोई भी गंध नहीं लगता, तो किसी को किसी भी तरह का कोई गंध नहीं लग रहा हो तो वो कफ दोष से पीड़ित व्यक्ति है। और किसी को बहुत ज्यादा गंध लग रहा हो, किसी को किसी तरह का गौमूत्र का गंध या किसी भी तरह का चीज का गंध बहुत ज्यादा लगता है, स्मेल बहुत जल्दी पकड़ पाता है, तो वो लोग पीत दोष से पीड़ित होते हैं। उनकी पीत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, इसलिए वो जो है कि बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जिनको किसी तरह की बदबू नहीं लगती है, कोई किसी तरह का स्मेल ही नहीं लगता है, तो उनको कफ दोष है। यानी कि उनको नाक से पानी चलता रहेगा, नाक से सर्दी जैसा नाक से पानी चलना या कफ निकलना या गाढ़ा टाइप का उजला उजला कभी कभी निकलना या छाती में खराश होना, गर्दन में खराश होना, ये सब कफ दोष के अंतर्गत है। उसके बाद में ये जो नाक से निकल रहा है, उसके बाद में आप चलेंगे कान। तो कान में किसी को छेद हो गया है, बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को जो है, कुछ लोगों को, बच्चों को जो है कि कान में छेद हो जाता है और ऑपरेशन तक हाथ करा लेते हैं कि वो छेद को बंद करने के लिए, फिर भी समाधान नहीं मिलता है। तो हमारा पंचगव्य में समाधान 100% उसका रिजल्ट है, समाधान है कि वो कफ दोष को ठीक करे और वो ठीक हो जाए। तो मैं उसका चिकित्सा भी बताऊंगा, इलाज भी बताऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। तो जो कान का छेद है, कान से साए साए, किसी को जैसे कि साए साए यानी कान से हवा बहुत ज्यादा निकलता हो, बाहर का हवा जा रहा हो, या सुने होंगे बुढ़ी लोगों को और बूढ़े लोगों को सोनपात हो जाता है। सोनपात एक लोकल भाषा में बीमारी होती है, जो कान से साए से आवाज करता है, कुछ सुनाता नहीं है, आवाज बाहर बाहर का हवा बहुत ज्यादा कान में जाता है। या बच्चों लोगों को कान में छेद हो जाता है, और कान बहता है भी, किसी को कान भी बह रहा है तो कान से बहने का मतलब कान से पस निकलना, पानी निकल रहा है, तो यानी वो कफ दोष से पीड़ित है। वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति वो कफ दोष से पीड़ित है, तो उन लोगों को आप कफ दोष का चिकित्सा करेंगे। जो भी आपके पास में कफ दोष से संबंधित जो भी औषधियां हो, उसकी चिकित्सा आप ले सकते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या चीज करना होगा। सो उसके बाद आए तो बालों का झड़ना, बाल अगर झड़ झड़ रहा हो, बाल पक रहा हो, यानी कि व्हाइटनेस जल्दी आ गई, एज कम एज में व्हाइटनेस आ गया हो, बाल झड़ रहा हो, पक रहा हो, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कफ दोष से पीड़ित है, जो नहीं होना चाहिए। एज एक एज के आधार पर आता है, वो अलग बात है, लेकिन कम एज में ही बाल पक एकदम व्हाइट हाथ होते जा रहा है। 14-15 साल की उम्र में ही बाल पूरा उजला होते जा रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कफ विकृत हो गई है, कफ खराब हो गई है। और उसके बाद में आंख, आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों में मोतियाबिंद हो जाना, यानी आंख संबंधी जो भी दोष है वो भी कफ के कारण ही होता है। मोतियाबिंद होना और आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा हो, या देखे होंगे कि हमेशा आंख में उंगली लगाते रहता है, आंखों में उंगली लगा कर करके उसको नहीं निकलना, यानी कि वो कफ दोष से पीड़ित है, उसका कफ बढ़ा हुआ है, उनको मेंटेन करने की जरूरत है। तो कान का हो गया, आंख का हो गया, बाल का हो गया, लीवर दाल किसे कहा जाता है, स्पॉट, काला काला स्पॉट भी आता है। तो वो काला जो दाग आता है वो लीवर से आता है, और लीवर जिसका सही होगा तो वो काला दाग चला जाता है। तो ये यहाँ का जो छाती से शुरू हुआ, ये सारा रोग जो है वो कफ के द्वारा विकृत हुआ है। अब और कफ कहाँ कहाँ है, यानी शरीर में पानी कहाँ कहाँ है, तो हमारा पानी जो है कि यूरिन में है। यूरिन लिक्विडिटी जो है, यानी किसी को बार बार पेशाब हो रहा हो, एक लिमिट मात्रा, 6 पूरे डे में 6 से 9 बार मैक्सिमम होना चाहिए। अगर 9 बार से ज्यादा किसी को भी यूरिन आ रहा हो, या रात में बार बार नींद टूट जा रहा हो, पेशाब लग जा रहा हो, तो नींद पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि उनको इंफेक्शन है, यूरिन इंफेक्शन है।
और शरीर में पानी जो है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुरंत बाहर पानी पीते हैं और पेशाब तुरंत लगती है। कई लोगों को पानी जैसे पिएंगे तुरंत पेशाब करने जाएंगे। खाना खाने के बाद पेशाब लगना अलग बात है, क्योंकि वो शरीर के पित्त को कंट्रोल करता है। लेकिन बार बार अगर पानी पी रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका कफ विकृत हो चुका है। तो वो लोग कफ वाली बीमारियों का इलाज कराएंगे, तब जाकर के उनका सुधार होगा। और कफ यानी कि धातु दोष, धातु दोष जो है कि पानी जैसा हो जाना, धातु पतला हो जाना, पानी हो जाना, इसका मतलब है कि उनकी कफ विकृत हो गई है। पित्त तो रहता है लेकिन यहाँ कफ भी रहता है। कफ पित्त के चलते पतला होने आना, लेकिन पानी यूरिन का समस्या है, यूरिन इंस्पेक्शन की समस्या बहुत दिनों से चले आ रहा है, या प्रोस्टेज का समस्या हो रहा हो, पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, या बार बार आ रहा हो, किसी को डायबिटीज है या नहीं है फिर भी बिना डायबिटीज के भी बार बार पेशाब आ रहा हो, इसका मतलब है कि कफ उनकी विकृत होते जा रही है, कफ की बीमारी होते जा रही है, उसको कंट्रोल करें। तो इस तरह की चीजें, चिपचिपाहट, जहां पर कहीं पर भी पतला निकलना, पेचिश हो जाना, पतला हो रहा हो, यानी वो भी जो एक कारण है कफ विकृति के कारण कि शरीर में पानी निकल रहा हो। तो पैखाना के रास्ते से पतला पैखाना निकलना, पतला जैसा पैखाना निकलना, वो कफ विकृति के कारण है। तो यहाँ पर जो है कि अगर किसी को, अब चिकित्सा के पार्ट में कि अगर किसी को भी कफ बढ़ा हुआ है, और कफ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पंचगव्य में या फिर ऐसे पंचगव्य के अंतर्गत ही एक अमृत धारा होती है। सर्दी खांसी हो गया, पूरा सर्दी से ठंडे के मौसम में सर्दी पकड़ लेता है बहुत ज्यादा, और छींकते छींकते परेशान है, नाक से पानी बहुत चलता है बच्चों लोगों को, तो बिना मेडिसिन का कफ को विकृति को दूर करना है तो गर्म पानी पीना, यानी कि गर्म पानी का जो लोग सेवन करेंगे तो वो कफ क्या है, कंट्रोल होगा। और दूसरा, सर्दी का खांसी छींक आ रहा है तो आप गर्म पानी में 1-2 बूंद अमृत धारा डाल कर करके और वाष्प लेते हैं चादर से ढक करके, तो आपका कफ जो है कि विकृत, वो तुरंत कंट्रोल होता है बिना कोई मेडिसिन खाए बगैर। अगर किसी को भी पूरा छींक आ रहा हो, नाक से पूरा पानी चल रहा हो, बार बार परेशान हो गया हो, यानी नाक में जलन देने लगता है, नाक से पानी निकलते निकलते, वैसी स्थिति में अमृत धारा का मात्र 1 से 2 बार ही अगर गर्म पानी में 2 बूंद डाल करके चादर से ढक करके उसका वाष्प लेते हैं, तो क्या करेगा, तुरंत कफ को कंट्रोल करता है और और तुरंत छींक आना, सर्दी आना बंद हो जाता है। इसमें किसी तरह की इंग्लिश मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। यानी कि गर्म पानी, पहला जो है कि गर्म पानी का सेवन करना, अगर 2 गिलास पानी को उबाल दिए, 1 गिलास बच गया, उसके बाद उस पानी का सेवन किए तो आप उसको एज ए मेडिसिन हो गया, वो उबाल करके पूरा गर्मा गर्म जैसे चाय पीते हैं वैसे पी लेना। अमृत धारा से वाष्प स्नान लेना। और दूसरा है कि पंचकर्म में अगर आते हैं तो वाष्प से स्नान जो किया जाता है, वाष्प से उसको मशीन में बैठा कर करके, तो वो भी एक तरीका है कफ को निकालने के लिए, शरीर के अंदर की गर्मी को, पानी कफ को खत्म करने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं और मेडिसिन में, तो हमारा पंचगव्य में सबसे अच्छी औषधि, कफ अगर किसी को खराब है तो गौमूत्र है। कोई भी बच्चे को बहुत ही ज्यादा सर्दी खांसी बुखार आ रहा हो, सर्दी हो है, खांसी है, तो कोई सिरप नहीं आपके पास, कोई दवाई नहीं है, लेकिन अगर गौमूत्र है तो गौमूत्र को 1 चम्मच पिला देने से तुरंत उसकी कंट्रोल हो जाती है। यानी सुबह शाम अगर 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच, 10-10 एमएल कर करके किसी बच्चे को सर्दी खांसी हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, उसको पिला देते हैं तो वो तुरंत कंट्रोल होता है, एज ए बेडशीट काम करता है। बहुत पावरफुल चीज है पंचगव्य में गौमूत्र। और उसी गौमूत्र से जो आयुर्वेद में जो सिरप कहा जाता है, जिसको आसव, गौमूत्र का सिरप, खांसी का सिरप, जिसको आसव बनाने की प्रक्रिया जो है गौमूत्र से बनती है, वो में बहुत ही फायदेमंद है। जो 4 से 5 साल पुराना गुड़ से तैयार किया जाता है गौमूत्र में, तो इतना पावरफुल है कि किसी का भी कफ विकृत हो गया है, बच्चा हो या बुढ़ा हो या जवान हो, तो वो सिरप यानी कि आसव, गौमूत्र आसव बहुत ही फायदेमंद होता है कफ
पीड़ित को देने के लिए। उसके बाद में आप और चलेंगे तो यहाँ उस कफ को कंट्रोल करने के लिए, चाहे मूत्र इंस्पेक्शन हो, यूरिन इंस्पेक्शन हो, बार बार अगर मूत्र हो रहा हो, अगर डायबिटीज नहीं है तो इसका मतलब है कि उनको इंस्पेक्शन है, मूत्र में इंस्पेक्शन है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इंस्पेक्शन को खत्म करने के लिए, या जिसको किडनी में डायलिसिस चलती है तो वो लोग लास्ट में इंस्पेक्शन से मरते हैं, ब्लड में इंस्पेक्शन हो जाती है। तो उन लोगों को भी हमारा गौमूत्र में जो चिकित्सा है वो तुलसी से बना हुआ गौमूत्र अर्क और घनवटी, जो श्याम तुलसी से बना हुआ गौमूत्र अर्क और गौमूत्र से बना हुआ ही गौमूत्र घनवटी या गोछार घनवटी कहा जाता है, वो इतना पावरफुल औषधि है, इतना बेहतरीन औषधि है कि आप उसको चाहे यूरिन इंस्पेक्शन हो फिर भी दे सकते हैं, या लंग से संबंधित कुछ भी बीमारी हो उसको दे सकते हैं, नाक की बीमारी हो, नाक का मांस बढ़ गया हो, नाक की हड्डी बढ़ गया हो, साइनोसाइटिस का कफ जनित रोग है, जो परेशान है अभी सब दिन, गर्मी में भी उनको छींक आते रहती है, नाक से पानी चलते रहता है, साइनोसाइटिस में, जिसको साइनस की बीमारी कहा जाता है जनरल बोलचाल की भाषा में। तो उनको भी आप तुलसी वाला ही अर्क घनवटी दे करके कंट्रोल ही नहीं बल्कि जड़ से ठीक कर सकते हैं। और जिनकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, हमने मात्र 2 महीना में 8 से 10 रोगी, लोकल रोगियों को, ऐसे रोगियों को ठीक किया हूँ मात्र 2 महीना में, जो 2 बार नाक की हड्डी बढ़ने के चलते ऑपरेशन कराए, और मैं मात्र 2 महीना में उनको जड़ से ठीक किया। 100% गारंटी ठीक हुआ उन लोगों को, दोबारा फिर नहीं आया। आज 8-10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तब से दोबारा उन लोगों को नहीं आया। बाकी दूसरा परेशानी के लिए उन लोग आते रहता है, लेकिन और उस नाक की हड्डी नहीं बढ़ा। 8 साल पहले जिसको मैं दिया हूँ वो आज भी उसी तरह से कंडीशन में है, और दूसरी बीमारियां में हमारे पास इलाज कराने आता है, लेकिन उसका नहीं, कहता है कि नहीं ठीक हो गया। उसके चलते एक गांव में 10 से 15 रोगी, केवल साइनोसाइटिस से परेशान रोगी आकर के इलाज करा के गया है, लोकल एरिया तेलुगु एरिया में, आंध्र प्रदेश में, जहां मैं रहता हूँ। क्योंकि उन लोगों को इतना भरोसा हो गया है, और पाइल्स संबंधी रोगी को भी, कि एक ही बार में 1 महीना या 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना में, कितना पुराना से पुराना 8 साल 10 साल पुराना बवासीर पाइल्स वाला रोगी तंदुरुस्त हो गया है, जरूरत नहीं दोबारा। इतना पावरफुल तरीके से काम करता है गौमूत्र से बनी हुई औषधियां। और अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में उतरते हैं और उसको इलाज के रूप में देते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपको आना होगा कि जो मैं दे रहा हूं उससे अगला को फायदा होगा। जब आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो अगला को कैसे कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपको आना है कि जो चीज आपके पास है वो आपको फायदा कर रहा हो, यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आप खुद का मेडिसिन आप घर में यूज नहीं कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस हो के किसी दूसरे रोगी को कैसे दे सकते हैं, या कैसे बता सकते हैं कि जो मैं दे रहा हूं उसको ले जाइए, उसको खाइए, आपको ठीक हो जाएगा। एलोपैथ में गारंटी नहीं पूछेंगे आज जाके डॉक्टर के पास में, लेकिन आपके पास आएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कि क्या गारंटी है ठीक होने का। ये सबसे पहला सवाल उठा करके आते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। जहां साइड इफेक्ट नहीं है वहां पर पूछ देते हैं, जहां गारंटी है वहां पर कहते हैं कि गारंटी है, यानी गारंटी के सबसे पहले डिमांड करते हैं, और फिर भी भरोसा नहीं होती है। तो एलोपैथ के रूल्स रेगुलेशन के चलते हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, दोबारा लाइफ में आपको कभी भी वो समस्या नहीं आएगी। मतलब कहने का तरीका डिफरेंट हो गया, और वर्ड भी घुमा फिरा के आ गया, और रिजल्ट भी उसको आना ही आना आ ही जाता है। आप मौखिक रूप से इंग्लिश वर्ड का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं गारंटी का, लेकिन जिस रोगियों को मैंने 8 साल पहले चिकित्सा की आज तक उसका वो समस्या दोबारा नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप उसको गारंटी के रूप में बोल सकते हैं ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो आप हमारी औषधियों का एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा करेगा ही करेगा।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप पूर्ण विश्वास के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट देखिए। आपको इतना अच्छा रिजल्ट किसी भी पैथी में नहीं मिलेगा, आयुर्वेद में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा पंचगव्य जो है गौमूत्र और आयुर्वेदिक दोनों का संयोग से बना है, और दोनों का संयोग बनने के बाद में देवताओं की द्वारा तैयार किया गया औषधि कहा गया है गौमूत्र चिकित्सा में। ये दैवीय औषधि है। गौमूत्र से बनी हुई जितनी औषधियां वो दैवीय औषधि है, जिसको देवताओं के द्वारा तैयार किया गया, जो फॉर्मुलेशन तैयार किया गया लिखा हुआ ग्रंथों में, वो हम लोगों के द्वारा नहीं है। वो पुराने से पुराने ऋषि वैद्यों के जो देवता तुल्य थे, जिनको आज हम देवता कहते हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ है। इसीलिए गौमूत्र का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं। और जो एक चीज, जो किसी को बार बार पेशाब हो रहा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है कि रसायन घनवटी, रसायन घनवटी जो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको वो खुद जो यूरिन संबंधी दोष को ठीक करता है, किसी भी तरह का दोष को यूरिन को ठीक करता है, यानी गोखरू, आंवला और सौंठ, 3 चीजों का संयोग से, गोखरू, आंवला और एक चीज, 3 चीजों का संयोग से जो है कि आप रसायन घनवटी बनता है, रसायन चूर्ण, और उसका इस्तेमाल जो है कि आप जा करके इस्तेमाल करेंगे। जो हम बनाते हैं एक ही बार में, दिन भर में 16 से 20 बार जिस रोगियों को अगर पेशाब हो रहा हो, मात्र 3 घनवटी मैंने दिया सुबह में, 24 आवर के लिए कंट्रोल हो गया, पहला डोज में ही। इतना पावरफुल रसायन घनवटी जो है कि इतना पावरफुल है, चाहे उसको डायबिटीज हो या नहीं हो, रखिएगा। जिसको भी बार बार पेशाब हो रहा हो, यानी फ्यूचर में अगर उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसको समाधान नहीं होता है, तो फ्यूचर में उसको डायबिटीज कहा जाता है कि डायबिटीज आने का लक्षण उत्पन्न हो रहा हो, अभी नहीं है। यानी मूत्र संबंधी शिकायत उसको होगा तो अभी सुधार कर लें। कफ दोष बढ़ा हुआ है, कफ दोष को ठीक कर लें। और यूरिन संबंधी जो दोष को ठीक करना है, उसमें गोखरू का यूज कर लें। गोखरू किसी भी तरह के यूरिन संबंधी दोष को ठीक करता है, तो वो भी दे करके आप कंट्रोल कर लें, ताकि फ्यूचर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या नहीं आएगी। अगर आ रही है जवानी में ही, तो समझ जाइए कि आपकी पीठ बिगड़ी हुई है, उसको कंट्रोल कर ले। नहीं तो अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, काली मूसली और शिलाजीत खा के आप फिर डिस्पेंसर को ठीक नहीं कर पाएंगे। यूरिन दोष उसको ठीक करना है गोखरू से, और यूरिन इंस्पेक्शन ठीक करना है आपको तुलसी से। ये 2 चीजों का बहुत बड़ा संयोग है व्यक्ति को ठीक करने में। आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो मैं बोल रहा हूँ, अब मतलब तुलसी करने का मतलब कि तुलसी के साथ में तुलसी का गौमूत्र अर्क या तुलसी का मात्र औषधि, जिसको इंग्लिश में नैनोमेडिसिन तुलसी कहा जाता है, या और उसके साथ घनवटी, तुलसी का घनवटी दोनों चलेगा। और गोखरू की बात करता हूँ तो गोखरू का अर्क, नैनोमेडिसिन और गोखरू का घनवटी दोनों चलेगा, 50% दोनों में रहता है। तब जाकर के वो ठीक करेंगे। यानी जिसको भी प्रोस्टेट संबंधी शिकायत है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो वो यूरिन संबंधित दोष है, तो यूरिन में क्या करेंगे आप, प्रोस्टेट वाले को गोखरू कंपलसरी देना है। यानी कि यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, यूरिन का जो पाइप है उसमें गांठें हो जा रही है, उसमें पाइप छोटा होते जा रहा है, प्रेशर बहुत बनाने पड़ रहा है, बहुत कस के बहुत देर तक पेशाब करने पड़ता है, तब जा करके आता है, नहीं तो ड्रॉप ड्रॉप आता है। यानी वहां नली जो है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नली जाम होते जा रहा है, और उस जाम को खोलने के लिए हमारा आयुर्वेद में क्या है, कचनार। यानी अगर प्रोस्टेट में कचनार विपरीत गोखरू आप देते हैं, या तो कचनार के 1 डोज अलग देते हैं और गोखरू का शाम को देते हैं, कचनार का 11 बजे देते हैं, तब जाके प्रोस्टेज वाला
1 महीना में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कचनार के साथ देने पर। नहीं तो केवल गोखरू से अकेला नहीं होता है। गोखरू यूरिन संबंधी तो उसको ठीक करता है, लेकिन जहाँ रुकावट आ रहा है वहां पर आपको कचनार को देना है। यानी रक्त को शुद्धिकरण करना है, रक्त को प्यूरिफाई करना है। जहाँ पर ब्लड में दिक्कत आ रही है, ब्लड के गर्मी को निकालना है, यानी कि पेशाब में जलन हो रहा हो, मोटा मोटा हो रहा हो, तो उसको खत्म करने के लिए आपको ये देना ही देना है। ठीक है। और बार बार हो रहा हो, बिना डायबिटीज का बार बार हो रहा है, इसका मतलब है कि इंस्पेक्शन, यूरिन इंस्पेक्शन है उसको, तो उसके साथ में तुलसी देना है। लेकिन अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर है, जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर है, तो तुलसी के साथ गिलोय मिश्रित अर्क, तुलसी और गिलोय का कॉम्बिनेशन मिश्रित अर्क, और तुलसी और गिलोय का सेपरेट घनवट्टी या मिक्स करके बनाया हुआ घनवट्टी आप देते हैं तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, इन्फेक्शन को भी खत्म करेगा। ये चीज को आप ध्यान में रखिए, उसको नोट कर लीजिए। यानी तुलसी गिलोय का रोल बहुत ही अच्छा है। आप लेकिन जहां टाइफाइड होती है, बुखार में टाइफाइड का कीटाणु मरता नहीं है, जो पेट में चला जाता है तो मरता नहीं है, जो पानी में कीड़े हो जाते हैं वो कीड़े पेट में चल जा करके मरते नहीं है। और वो आप बहुत टाइफाइड के रोगियों को देखे होंगे कि बहुत दिन तक एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबायोटिक कराते हैं, जाके जांच कराते हैं, फिर से टाइफाइड निकलता है, 5-6 दिन एंटीबायोटिक लेके आते हैं, कंट्रोल होता है, 15 दिन बाद फिर से वही हाल होता है। तो वो ऐसे रोगियों को मात्र 1 बोतल ½ लीटर का गौमूत्र अर्क तुलसी, और या तो आधा बोतल गौमूत्र अर्क तुलसी और आधा गौमूत्र अर्क गिलोय, दोनों का मिला के 1 बोतल में मिला के दे दीजिए। और अलग अलग घनवटी है या मिक्स घनवटी है तो आप उसके हिसाब से 2-2 घनवटी, या दोनों को मिश्रित है तो 2 से 3 घनवटी आप देते हैं। तो टाइफाइड के रोगियों को 15 दिन में ही सुबह शाम 2 डोज दे दीजिए, 15-20 ml करके, 15 ml या 20 ml करके। तो 15 से 20 दिन में ही उसका टाइफाइड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुलसी गिलोय से कितने रोगियों को मैंने आजमा चुका हूँ। तो इस तरह के दोषों में आप उसको दे सकते हैं। चिपचिपाहट आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, कफ संबंधी, आंखों का कोई दोष है, आंखों का कीची आ रहा हो, आंख से पानी आ रहा हो, हाँ, तो उनको कफ बढ़ा तो तुलसी का 1 डोज देना पड़ेगा। तो इस तरह तुलसी जो है कि एक मल्टीपर्पज एंटीबायोटिक है। आयुर्वेद का एंटीबायोटिक तुलसी जो है बहुत ही बड़ा आयुर्वेद का गुण रखता है, और ये पॉइजनस को कट करता है तुलसी। और किसी को सांप काट दिया और आपके पास कोई औषधि नहीं है, तो हर एक जगह तुलसी मिल जाएगा। 1 मुट्ठी तुलसी अगर उस पर निकाल कर मुंह में खिला देते हैं तो उसका पॉइजन वहीं के वहीं रुक जाता है। और उसके बाद आपको जहां ले जाना है इलाज कराने के लिए, मंत्र चिकित्सा से उसको जो झाड़ फूक करते हैं उनसे करवाइए, या डॉक्टर के पास ले जाकर के इंजेक्शन दिलाइए, तो आपको तुलसी सबसे पहले कंट्रोल कर देता है। और विषधर चीज जो भी पॉइजनस सांप वगैरह काटता हो तो वो तुलसी जो है कि आपको बचा देगा। बाद में आप कहीं भी दौड़ के लेके जाते रहिए, आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी बैक्टीरियल इंस्पेक्शन, अभी कोरोना में फिर से नए सिरे से कोरोना की उत्पत्ति हो रहा हो, लोग दिखा रहा है टीवी पर, तो आपको तुलसी और गिलोय ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको रखना ही है। तुलसी का, गिलोय का, कालमेघ का आपके पास पहले से उपस्थित रहना चाहिए, और हर एक घर में रहना चाहिए, हर एक व्यवसित के पास रहना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से जो है कि आप ये इलाज कर सकते हैं आप कफ दोष संबंधी बीमारी में। और कफ, अब देखिए, अब फिर कफ की बीमारी आती है जिसको किसी को अस्थमा हो गया है। अस्थमा के रोगियों को, दमा अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो लोग इनहेलर लेते हैं, तो क्या होता है, लंग जो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो वैसी स्थिति में हमारे पास में गाय का गोबर बहुत फायदेमंद करता है।
यानी कोई आदमी बहुत ज्यादा खांस रहा होता, अस्थमा का रोगी, तो उसको गोबर सुंघा दीजिए। हमने बचपन में खेला करता था, एक चूहों को पकड़ के मार करके उसको गोबर में मुंह को उसको घुसाता था। किस लिए? और कुछ देर के बाद में फिर से उसको मतलब कि वो सांस तेज चलने लगता था, वो फिर से जिंदा होकर चलने लगता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को मारते हैं तो सांस रुकने लगती है, और उसके बाद उसको गोबर में उसका वो फेंकाया जाता है वहां पर, तो गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा इतना ज्यादा होता है कि वो सांस लेने में कठिनाई जो हो रही है उसको पूरा करता है, तो फिर से जिंदा हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को भी दमा अस्थमा का दौरा आया हुआ हो, गोबर सुंघाइए। गोबर के सुंघाने मात्र से ही दमा अस्थमा का दौरा रुक जाएगा। गीला सुखाना है कि सूखा सुखाना है? गीला गीला, ओके। गीला सुंघाना है। ओके। हाँ, या तो दीवार में ठोक दीजिए, गोईठा ठोकते हैं उस तरह से, उसके बाद खड़ा होकर उसका सुगंध लेते रहिए, तो आपका दमा अस्थमा का तुरंत रुक जाएगा। अब उसी को हम औषधि के रूप में कैसे लेते हैं? तो उसी गाय के गोबर से भस्म तैयार होता है, जिसको गोमय भस्म कहा जाता है। उसको उसको कैसे तैयार करने का प्रक्रिया है? जो धरती पर ना गिरे, गाय के गोबर जो धरती पर ना गिरा, यानी अर्थ के संपर्क में नहीं आया, उसको उठा ले करके और उसको सुखा करके सीमेंट के वाला सतह पर, मिट्टी पर नहीं, जिसको कंडक्टर के रूप में आ गया, और उसको सुखा करके जब उसको जलाते हैं, गोबर में लगभग 30% की मात्रा में ऑक्सीजन है, और जब उसको सुखा के जलाते हैं, और जलाने का जो गोमय भस्म बनाने की प्रक्रिया है, और थोड़ी सी गुड़ डाल देते हैं, डाल करके जला देते हैं, जला करके आधा भोज देते हैं। जब वो राख तैयार होगा, जिसको भस्म कहा जाता है या भभूत कहा जाता है, फिर तो उस भस्म को, वो जब पूरा जल गया तो वो भस्म कहलाया गोमय भस्म। अब उस भस्म में 46% तक के ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है। और फिर से बोलिए, क्या क्या करना है इसमें मिलाना है भस्म के लिए? भस्म के लिए सूखे हुए गाय के कंडे को आप थोड़ी सी, एक कंडे पर 1 चम्मच 10 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम के लपेट में आप उसको 1 चम्मच गाय का घी डालिए। उस पर थोड़ा सा चावल 2-4 ग्राम, 4 से 5 ग्राम, ज्यादा नहीं, नहीं तो मैक्सिमम 5, कितना बोले तो 20 दाल, ज्यादा नहीं, खड़ा दाना टूटा हुआ नहीं चावल का, वो डालना है। उसके बाद कपूर हो गया, घी हो गया, चावल हो गया, थोड़ा सा गुड़, गुड़ डाल कर करके आप उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद में जो भस्म तैयार होगा वही गोमय भस्म कहलाता है। और वो गोमय भस्म जब तैयार हो गया, उसको जल करके, उसको चाल के चलने से, कपड़ा से, धोती के कपड़ा से चाल करके उसका पाउडर निकाल लिए, महीन नाइस वाला को, और उसको 1 चम्मच 5 से 10 ग्राम मैक्सिमम 1 गिलास पानी में घोर दीजिए। घोर कर करके जब 2-4-5 मिनट में उसका किंदोरी नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का साफ पानी आप छान करके पिला दीजिए, तो वो कफ दस्त संबंधी जो भी रोग है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत उसको पूरा होता है। यानी सोलुबल ऑक्सीजन अगर कहीं है धरती पर, इसको ठोस ऑक्सीजन कहा जाता है। गोमय भस्म, जो हमारा गोमय भस्म है, ठोस ऑक्सीजन है। जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन है, जो पाउडर के रूप में है, उसको पानी में डाल के घोल करके हम जब पिलाते हैं, तो उसका इनहेलर नहीं लेना पड़ेगा। जिसको भी इनहेलर ले रहे हैं दमा वाला रोगियों को, बंद हो जाता है गोमय भस्म पिलाने से। और इनहेलर का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन गोमय भस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तुरंत रिलीफ देता है। और इसको कंटिन्यू करने से ऑक्सीजन जैसा सप्लाई होने लगेगा लंग में, तो धीरे धीरे आप बिना मेडिसिन पर भी रहने लगेंगे। और उसी गोमय भस्म को अगर दोबारा फिर से जलाया जाता हो, डबल जले हुए भस्म को फिर से अगर जलाया जाता है, जिसको महाभस्म कहा जाता है, और उसमें कम से कम 66% तक का ऑक्सीजन हो जाता है। जब डबल दोबारा जलाया जाता है भस्म को,
तो इसीलिए जो हमारे साधु महात्मा जो हुआ करते थे, कि आज भी जिसको आप अभी सावन का महीना में शंकर जी का पूजा करते हैं। शंकर जी का स्थान कहाँ रहने का? हिमालय पहाड़ पर। और हिमालय पहाड़ पर सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर जब लोग चढ़ते हैं तो उनको दम फूलने लगता है, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो वो क्या लगाते हैं शंकर जी? भस्म लगा करके पूरे शरीर में भस्म लगा करके, सर पे पूरे शरीर में भस्म लगा के रहते हैं। किस लिए? कि हमारा गोमय भस्म में इतना ऑक्सीजन है कि शरीर में लगा के रखने से ही जो धागा साधु होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो सारे लोग भस्म इसलिए लगाते हैं कि उनको शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। जो पहाड़ों के गुफाओं में, कंदराहों में, जहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहता हो, सूर्य के प्रकाश नहीं आता हो, लाइट नहीं आता, वहां बैठ के तपस्या करते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वो ऑक्सीजन वो भस्म से उनको मिलता है और वो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो वही शंकर जी को जो भस्म लगाते हैं, जो गोबर से, गाय के गोबर से बनता है, वही गोमय भस्म हमारे रोगों को ठीक करने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गोमय भस्म। इसीलिए रोगियों को, कफ विकृति वाले को, कैंसर वाले को, जिसको ऑक्सीजन की कमी है, कंपलसरी उनको दिया जाता है गोमय भस्म, या फिर गोमय भस्म से बना हुआ भस्म घनवटी। भस्म घनवटी भी दिया जाता है, दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से जो है कि हमारा कफ संबंधी रोग को दूर करने के लिए। और एक और चीज, जब किसी को गले में प्रॉब्लम ज्यादा हो, कफ नहीं निकल रहा हो, सूखा खांसी जैसा हो, या खांसी ऐसा आ रहा हो, गर्दन, केवल गर्दन से संबंधित कुछ बीमारी आ रही हो, तो उसमें जैसे पानी बोलते हैं ना कि पानी अटक रहा हो गर्दन में, पानी भी नहीं पी पा रहे हम, तो मुलेठी का रोल बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। गर्दन से संबंधित कुछ बीमारी आ रहा हो तो उसमें मुलेठी को भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पर अगर तुलसी काम नहीं कर रहा हो, वहां पर मुलेठी आप इस्तेमाल कर लीजिए। तुलसी फायदा नहीं कर रहा हो, लग रहा हो कि तुलसी देने से हमको फायदा नहीं हो रहा, तो मुलेठी इस्तेमाल कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से आप कफ संबंधी रोगों की जानकारी लेकर के आप इलाज कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट बार में मैं वैसे कुछ टेक्निक चीजें बताने जा रहा हूं, बताऊंगा, जो प्रसिद्ध हैं, ट्रेनिंग ले लिए हैं। मेडिसिन एक तो ना ही तो मेडिसिन बना रहे हैं, औषधि बना रहे हैं, और ना ही वो सेल कर पा रहे हैं। तो उनको बनाना है और बेचना है। कैसे बेचना है? पर डे 2 घंटा केवल काम करना है मार्केट में बेचने के लिए, और 2 घंटा में 1000 रुपया कम से कम कमा के चलाना है। उसका टेक्निक मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो लोग बेरोजगार हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, 35-40 हजार रुपया लगा दिए, एडीपीटी कर लिए, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप शुरुआत कहाँ से करें, तो उन लोगों को शुरुआत करने का तरीका मैं बताऊंगा कि शुरुआत कैसे करें और वो फायदा कैसे लें। कि शुरुआती स्तर में ही आप 30,000 पर मंथ कमा सकते हैं, या तो 30,000 की बिक्री कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है, उसके बारे में मैं अगले बार में बताऊंगा। आज का यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। और इसके पहले आप लोगों से कैसा लगा आज का, आप लोग एक एक करके अपनी बातों को रख सकते हैं। बढ़िया नहीं जानकारी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपका सतीश सर। ये सब पढ़े तो थे मगर रिवाइज आपने कराया है। पढ़ने के बाद में लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं क्योंकि उसका यूज नहीं होता है ना, तो भूल जाते हैं। और जब तक किसी ग्रुप से जुड़ करके आप उसको रिवाइज के कैटेगरी में नहीं लाते हैं, तो आपको कभी चिकित्सा करने में क्या देना है कंफ्यूज होते रहते हैं। किस तरह के कंडीशन में उनको क्या देना चाहिए, क्या दें नहीं दें, आपके पास है लेकिन आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एक और भी कारण है ना, हमारे पास किसी से पूछने का डायरेक्ट कोई सोर्स नहीं है।
हम अगर कुछ जानना चाहें, कुछ क्वेरी करना चाहें तो किसी से पूछ नहीं सकते, ऐसा भी ये भी एक कारण है। हाँ, आप जहां तक ट्रेनिंग लिए मान लिए, आप उनसे पूछ ही नहीं सकते।